आज शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने हमें बनाया और जिसने इस काबिल बनाया हमें कि हम आज ये सब काम कर सकें, कामयाबी ले सकें, कामयाबी समेट सकें और इतनी मेहनत कर सकें। लाखों लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, उसमें चंद लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं। इनके पीछे माँ बाप की दुआएं होती हैं और वो जो हैं आगे सर्वाइव कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, दोस्तों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बुजुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए और जितनी ज़्यादा हो सके दुआएं समेटें। दुआएं जो है ना वो पहले भी मैं बताते रहता हूँ कि कोई ऐसा फैक्टर है जो आप लोगों को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा होता है। आपके जो डायरेक्ट वेज होते हैं, डायरेक्ट वर्क्स होते हैं, डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, वो जो डायरेक्ट स्टेप होते हैं ना उनसे ज़्यादा बैक एंड पे जो आपकी इनडायरेक्टली सपोर्टिंग होती है ना वो बाद होता आप पर ज़्यादा हावी होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका नफ़ा पहुँचा रही होती है, फ़ायदा पहुँचा रही होती है। कोशिश क्या करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह ताला से दुआ क्या करें, हमारे हक़ में भी दुआ क्या करें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी से गलतियाँ होती हैं और इंसान को अपने आप को जो है ना ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। प्राइसिंग हम पढ़ रहे थे पहले, तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको ज़रा एक उसका नटशेल बता दूँ कि इस तरह है कि हमने प्राइसिंग पढ़ा था, हमने प्राइसिंग को देखा कि प्राइसिंग होता क्या है। हमने देखा कि प्राइस जो होती है किसी भी कंपनी की वो किस तरह सेट होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। हमने देखा कि मार्केट में कोई भी चीज़ है, किसी भी कंपनी की कोई कोई चीज़ है, उसमें कोई प्रोडक्ट है, किसी भी काम में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है किसी भी चीज़ की कीमत का, प्राइस का। अगर प्राइसिंग अच्छी है तो वो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा जो है सर्वाइव कर जाती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर जाती है। इसकी अगर हम ना एक एग्जांपल लें तो कभी आप लोगों ने फेसबुक के बारे में सुना होगा। जब इसका ओनर ने फेसबुक बनाई और इसको जब मार्केट में आईपीओज के ज़रिए इसे इसके शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स को, हसीस को जिन्हें हम कहते हैं, ने जब मार्केट में लॉन्च किया गया, आईपीओज उसके दिए गए ना, तो इन्होंने एक अंडरराइटर होते हैं कंपनी में। जब आप किसी भी कंपनी जब नई बनती है, वो एस्टेब्लिश होती है, तो वो क्या करती है अपने शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में लेके जाती है, लोगों के सामने बिड करवाती है कि हम कंपनी, ये कंपनी है, इसमें आप लोग आएँ, इन्वेस्ट करें, अपना रुपया पैसा लगाएं और इसके शेयर्स खरीदें और मुनाफा कमाएं। तो लोग क्या करते हैं, अपने इन्वेस्ट करते हैं धड़ाधड़ उस कंपनी में और उसके शेयर परचेज कर लेते हैं। तो जब इन फ्यूचर में कंपनी मुनाफा कमा रही होती है तो वो मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड देती है और उनकी इन्वेस्टमेंट इन्हांस हो जाती है। ऐसे ही जैसे फेसबुक जब बना था तो फेसबुक के शेयर्स जो है ना मार्केट में लेकर आए। तो मार्केट में जब फेसबुक के शेयर्स आए तो अंडरराइटर्स इन्होंने एक हायर किया। अंडरराइटर्स का काम होता है कि वो प्राइस जज करता है किसी भी कंपनी की, कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसके अखराजात कौन कौन से होंगे, किस तरह उसके शेयर्स सेल आउट होंगे, कब शेयर्स जो है इशू किए जाएंगे, कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे। वो सारा जो अंडरराइटर होता है ना, एक किस्म का वो आपका फर्स्ट मैनेजर होता है जो इस चीज़ को देख रहा होता है। हुआ इस तरह के इन्होंने टॉप 5 या 10 जो थे ना अंडरराइटर्स थे दुनिया के, फेसबुक ने वो हायर किया और उससे उन्होंने प्राइसिंग जज कराई। तो उसने प्राइस जो जज की शेयर्स के लिए वो गालबन 30 से ऊपर नीचे थी। तो लेकिन कंपनी की जो मैनेजमेंट थी, कंपनी का जो ऑनर था फेसबुक का, उसने कहा नहीं, हम प्राइस इससे ज़्यादा रखेंगे थोड़े से, ताकि हम इस प्राइस को इजीली अचीव कर सकें जो हमारा डायरेक्टर 30 रुपये या 28 रुपये बता रहा है। तो उन्होंने 2 4 5 रुपये अपनी प्राइस ज़्यादा रख ली। हुआ कुछ इस तरह, उन्होंने प्राइस ज़्यादा रखी, कुछ ऐसे सिचुएशन आई, कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ जो है लिंक डाउन हुआ उसकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज का, यूएसए के का। तो वो प्राइस जो जज की थी अंडरराइटर ने, जो 30 या 28 होनी चाहिए थी, वही प्राइस जब फेसबुक के शेयर सेल आउट हुए तो वो जाके रुके 20-22 के दरमियान या 23 के दरमियान। तो वो फेसबुक को बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान क्यों हुआ कि उन्होंने अपनी प्राइस जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए सही इतना लॉन्च नहीं की, सही इतना जज नहीं की। किसी भी तरह किसी भी कंपनी, जो कोई भी कंपनी होती है, अगर वो प्राइस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगी, प्राइस को मैनेज नहीं करेगी, अच्छी प्राइसिंग नहीं करेगी, तो वो लॉस में चली जाएगी। हो सकता है वो सर्वाइव ना कर सके, हो सकता है वो कम्पिटिटर्स जो होते हैं उनसे मार खा जाए, उनको उसे जो है नुकसान पहुंचा दें, उनकी प्रोडक्ट फेल हो जाए कंपनी की। तो
मकसद क्या है कि प्राइस एक बाहर फैक्टर होता है जो आपकी सक्सेस और फेलियर्स की वजह बनता है। इसी तरह अगर आप कोई भी कारोबार इन फ्यूचर में ओपन करेंगे या आपकी कोई प्रोडक्ट होगी, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे मार्केटिंग और उस चीज़ की प्राइस के ऊपर। अब प्राइस जो है ना, इसको सेट करना, किस तरह प्राइस को सेट किया जाए, इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ इसके जो है प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं कि आपने किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो किस तरह सेट करनी है और किस किस प्रोसेस से गुजरना है आपने उस प्राइस को सेट करने के लिए, जिसे हम प्राइसिंग पॉलिसीज़ कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा प्राइसिंग के हवाले से आज। तो इस हवाले से एक सवाल भी सीएसएस में आया था, तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन सा सवाल था, और उसमें भी हम देखेंगे कि उस हवाले से ही मैंने ये आखिरी टॉपिक रखा था। मैं तो इसे स्किप कर चुका था कुछ टॉपिक से इसके, लेकिन फिर मैंने वो देखे तो सारे सीएसएस के पेपर देखे, कुछ पीएमएस के देखे, तो मुझे आइडिया हुआ कि ये एक टॉपिक है जिसे हमें कराना चाहिए। तो उस प्राइसिंग के लास्ट टॉपिक को जो है हम चेक करेंगे कि हम किसी हमारी कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसे हम किस तरह आगे उसे लॉन्च करें, उसकी प्राइस किस तरह लेकर आए, उसके ऊपर वर्क क्या करें, तो उसका जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह ताला आज हम करेंगे इसमें। तो अगर पीछे चले तो हमने क्या पढ़ा था, हमने प्राइसिंग पढ़ी थी, हमने प्राइस पढ़ी थी कि प्राइस क्या होती है, फिर हमने पढ़ा था कि प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, मकासद कौन से होते हैं जो प्राइस रखने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, कि प्राइस क्यों रखी जाती है। फिर हमने कुछ डिफरेंट से मेथड्स पढ़े, कुछ टाइप्स पढ़ी हमने प्राइसिंग की, कि प्राइसिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। उसी को अगर हम आज लेके चलें तो हमने पढ़ा था कि प्राइसिंग क्या होता है, ये एक तरीक़ेकार होता है, ये एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक्स होती है किसी भी चीज़ की कीमत को तयन करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। किसी भी चीज़ की जब कीमत को वैल्यू को हम फिक्स करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, प्राइसिंग कह रहे होते हैं। ए प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस दैट मैन्युफैक्चरर विल रिसीव इन द एक्सचेंज ऑफ सर्विस एंड गुड्स। मतलब क्या हुआ, जो सर्विसेज या गुड्स आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके एक्सचेंज में जो वैल्यू ले रहे होते हैं, उस वैल्यू को फिक्स करने का तरीकाकार क्या कहलाता है, प्राइसिंग कहलाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है, प्राइसिंग पॉलिसी होती है कि मतलब कि आपने अपनी कीमत, आपकी कंपनी जो है उसकी प्राइसिंग किस तरह सेट करनी है, वो प्राइसिंग जो है आपकी कितनी होगी, कीमत कितनी होगी, उस कीमत को किस तरह मैनेज करेंगे आप, किस तरह मार्केट में लेकर आएंगे, कल को आपने प्राइस ज़्यादा करनी है, कम करनी है, तो किस तरह कर सकेंगे। अगर कीमत हमारी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रही, तो हम कीमत किस तरह कम कर सकते हैं, कितनी कम करें, तो सारे सूत्रधार को आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं जब आप नई जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लेकर आते हैं, तो उसी कीमत रखने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। या एक ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है और उस प्रोडक्ट को आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो वो चेंज करके आप जो नई प्राइस बनाएंगे, तो नई उस मॉडिफाई करने के बाद उसको एक नई कीमत तयन करेंगे कि भाई अब इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, इसमें हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी डाल दी है या हमने अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, तो अब इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना आज इस अपने लेक्चर में कवर करेंगे। जो सबसे पहले जो है ये है कि प्राइस को किस तरह सेट किया जाता है या क्यों ज़रूरी है, हम या जो हमारा लेक्चर पढ़ने का मकसद क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का। तो सबसे पहले ये होता है कि कोई भी कंपनी होती है वो क्या करती है, अपनी नई प्रोडक्ट लेकर आ रही होती है मार्केट में। नए प्रोडक्ट को जब मार्केट में लेके आ रही होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उसकी कीमत अच्छी कीमत तयन करे। या वो क्या करती है, पहले से की प्रोडक्ट थी वो रेगुलर चल रही थी, अब उसमें क्या किया, क्या कंपनी ने क्या किया कि वो चाहती है कंपनी के उससे नई न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ज़रिए इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाया जाए या नई प्लेस पर लेकर लेके जाया जाए। कि किसी मिसाल के तौर पे पहले वो क्या करे, लाहौर की या कराची की हदूद के अंदर चीज़ सेल आउट कर रही थी, लेकिन अब उसने क्या कहा, ये अर्बन सिटीज़ थे, अर्बन इलाके थे, यहाँ पे एजुकेटेड लोग थे, अब वो उस प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं विलेज साइड पे। वो साउथ पंजाब की साइड पे लेके चले जाते हैं, पेशावर की साइड पे ले पेशावर के अंडर डेवलप्ड इलाकों की तरफ लेके चले जाते हैं। तो वहाँ पे ज़ाहिर है लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते, लोग जो है इतनी किसी भी नई आने वाली चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, ज़ाहिर है वो इलिटरेट पर्सन्स होते हैं, मार्केट का हाव नाउ नहीं होता। वो ऐसे लोग होते हैं गाँव में कि जो पहले एक चीज़ जो खरीद लेते हैं वो उसी बार-बार उसी चीज़ को परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, वो जल्दी से किसी नए प्रोडक्ट पे एतमाद नहीं करते।
तो वो क्या है, तो फिर जो कंपनी होती है वो सोचती है कि क्यों ना ऐसी कीमत हम अपनी कंपनी की रखें, इस प्रोडक्ट की रखें कि ये यहाँ के जो गांव के लोग हैं या अंडर डेवलप्ड जो इलाके हैं, जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं, वहाँ से लोग इसके हमारी के जो प्रोडक्ट्स को परचेज भी करें और उनके लिए ये कीमत जो है अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादातर बेरोज़गार होते हैं। शहरों में सारे लोग रोज़गार होते हैं, उनकी अच्छी अर्निंग होती है, वो जो ज़्यादातर एजुकेटेड होते हैं, जॉब होल्डर्स होते हैं, तो उन्हें ये इतना इफेक्ट नहीं करती प्राइस। उनके लिए बेशक अगर सेम प्राइस भी रख दें तो वो उस पर गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जब आप गांव की साइड पे जा रहे होते हैं, अंडर डेवलप्ड इलाकों की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ती है। आप क्या करते हैं, प्राइस को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कहीं पे प्राइस ज़्यादा रखती, किसी इलाके के लिए प्राइस को कम कर दिया। जैसे आजकल जोन की बड़ी ऑफर्स आती हैं, जैज पैकेजेस की बड़ी ऑफर आती है। उन्होंने क्या किया हुआ है, गुजरात पैकेज शुरू किया हुआ है, उन्होंने भावलपुर पैकेज शुरू किया हुआ है, उन्होंने मुल्तान पैकेज शुरू किया हुआ है, उन्होंने जो है हैदराबाद का पैकेज शुरू किया हुआ है, या पेशावर का जो भी पैकेज उन्होंने शुरू किया हुआ है। उन्होंने का मकसद क्या होता है कि वहाँ पे उस पैकेज के लिए प्राइस कम है, इंटरनेट जो रेट है उनके कम है, और ऑल ओवर द सिटी उनके ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं, रेगुलर प्रोडक्ट उनकी चल रही है, उसको वो नई जगह पर लेके जाते हैं ताकि नई कम कीमत रखें, ताकि उस चीज़ वो क्या हो, ज़्यादा सेल आउट हो। फिनोमेना क्या होता है एक्चुअली प्राइस का, जितनी ज़्यादा कीमत होती है उतनी कम डिमांड होती है, जितनी कम कीमत होती है उतनी ज़्यादा डिमांड होती है। इस फिनोमेना के ऊपर टोटल प्राइसिंग जो है वो आपकी घूम रही होती है, उसी के ऊपर वो क्या बेस कर रही होती है। क्या प्राइसिंग आप कर रहे होते हैं कि आपने कोई नया कंट्रैक्ट जो है वो लेना है, नया प्रोजेक्ट लेना है कंस्ट्रक्शन का या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए आपने बिड करनी है, तो फिर आप इवेलुएट करेंगे कि इसकी बिड की कीमत कितनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप से जो है ना, आप कंस्ट्रक्टर हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब आप गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि हमने फलां डिपार्टमेंट बनाना है यहाँ पे, तो आए आप इसकी बिड दें। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम जाके वैसे तो अपनी अंदाजे एस्टिमेशन के तौर पे तो नहीं कीमत रख देंगे कि जनाब इसको हम जो है ना 3 अरब में बना देंगे, 5 अरब में बना देंगे। तो वहाँ पे जो बिडर होते हैं वो एक ख़ास पॉलिसी अपनाते हैं, एक ख़ास प्रोसेस अपनाते हैं, ताकि कीमत को क्या कर सकें, वहाँ पे वो उस कीमत को जज कर सकें और कीमत वो लगाएं जो उनके हक के लिए भी बेहतर हो और जो मार्केटेबल प्राइस भी हो। तो इस यही सारी वजह होती है, ये सारी प्रोडक्ट होती हैं जो काम आती हैं हमारी प्राइसिंग में। अब सवाल बात का क्या आता है, पेपर में आ सकता है कि कोई आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं आप मार्केट में, तो उसका आप जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस किस तरह आप जो है बनाएंगे, उसकी प्राइस किस तरह एस्टिमेट करेंगे। या रेगुलर प्रोडक्ट है, पहले से काम कर रही है, अब वो नए इलाके में जा रही है या नए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ज़रिए आप उसे नए लॉन्च कर रहे हैं, तो अब आप उसकी कीमत किस तरह बनाएंगे, उसके लिए प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी आपकी। या वो ये कह सकते हैं आपसे सवाल पेपर में कि आप जो है पब्लिक सेक्टर जो प्रोजेक्ट है उसको बिड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए प्राइसिंग प्रपोजल क्या हो सकती है आपकी, आप वो बताएं। तो ये डिफरेंट नेम से ये सवाल आपका आ सकता है। इंशाल्लाह ताला ये सवाल जब आप सेशन कंप्लीट करेंगे तो इसका आइडिया भी हो जाएगा आपको, और इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि ये सारे अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए आप हमें जो इश्यूज हैं वो सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें कि कंसिडरेशन ऑफ प्राइसिंग जो है, प्राइस जो होती है हम सेट करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ होती है जिसका इन्वॉल्वमेंट शामिल होता है, जिससे प्राइसिंग सेटअप करने के लिए, प्राइस बनाने के लिए या प्राइसिंग करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें मलूज़ खातिर रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं हमारे प्राइसिंग आइडियाज़ को, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को, या हमारे डिसीजंस को प्राइस बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें क्या है कि कंपिटिटर्स जो हैं उनकी कीमतें होती हैं, कंपटीटर्स जो प्रोडक्ट दे रहे होते हैं मार्केट में उनकी कीमत को हम देख रहे होते हैं कि इनकी कीमत कितनी है, तो उसी हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं, प्राइस बना रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। फिर हम क्या करते हैं, कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको चेक कर रहे होते हैं कि अगर आया कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी चीज़ के लिए। अगर कंज्यूमर की डिमांड 50% है आपके प्रोडक्ट के लिए, मतलब कि आप 100 चीज़ें बना रहे हैं और लोग 50 चीज़ें खरीदते हैं, 50 चीज़ें बेकार पड़ी रहती हैं, तो आपकी कीमत बहुत कम होनी चाहिए। कीमत कम होगी, लोग ज़्यादा खरीद जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, कॉस्मेटिक्स का आपका कारोबार है, आपने नई शॉप ओपन की है, वहाँ पे आप प्रोडक्ट को जो है वो लेकर आए हैं, प्रोडक्ट की मतलब आपने बनाई, प्रोडक्ट बनाई है, वहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी कॉस्मेटिक्स बहुत कम सेल होती है।
तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यार मुझे कास्ट तो 80 रुपये पड़ रही है, मैंने कीमत 150 रुपये रखी हुई है, 150 में लोग कम खरीद रहे हैं, क्यों ना मैं इसे 120 कर दूँ। आप 120 कर देते हैं, लोग डिमांड ज़्यादा करने शुरू कर देते हैं। वो क्यों डिमांड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वही चीज़ उन्हें मार्केट में और जगह कंपटीटर से वो 130-40 में मिल रही होती है, आप 120 में दे रहे हैं, तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, तो हमेशा मुनाफा ज़्यादा होता है, और सेल कम तो मुनाफा कम। तो फिर आप क्या करते हैं, इसमें कास्ट जो है वो भी एक फैक्टर होता है जो आपकी प्राइस को अफेक्ट कर रहा होता है, कि अगर आपकी कास्ट है, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको नुकसान हो। अब जो कास्ट है, कास्ट के ऊपर आप थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट रखते हैं, फिर अपनी चीज़ को सेल आउट करते हैं। तो आप कास्ट को लास्ट में इंक्लूड करते हैं अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में या प्राइसिंग सेटअप करने के लिए। फिर आप एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस को भी आप क्या कर रहे होते हैं, उन्हें इंक्लूड कर रहे होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, प्राइसिंग सेटिंग करते वक्त। अब कास्ट तो होती है ना कि किसी भी चीज़ की एक्चुअल जो बनाने की ये एक्सपेंस होते हैं, या एक्चुअल जो मटेरियल लग रहा होता है उसकी जो कीमत होती है वो कास्ट कहलाती है। एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम इनडायरेक्टली तौर पर कास्ट लगा रहे होते हैं प्रोडक्ट पर। मिसाल के तौर पर एक चीज़ कोई हमने बनाई है, ठीक हो गया। अब वो चीज़ जब हमने बनाई, तो वो की चीज़ बनाते वक्त हमने क्या किया, उस पर डायरेक्ट मटेरियल लगाया, उस पर डायरेक्ट एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड मीन के अदर एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं वो हमने सारे लगाए। तो वो क्या एक्चुअली कास्ट थे। तो एक्सपेंस क्या होता है कि जिसका आप फ़ायदा ले चुके होते हैं। अब जब आपने चीज़ को सेल आउट कर दिया, सेल आउट करने के बाद जो उसका उसके ऊपर जैसा जाते हुए वहाँ पे क्या बन जाते हैं, एक्सपेंसेस बन जाते हैं। दूसरे इसमें ये है कि फिर ये सारी चीज़ों को मनुष्य खाते रखते हो, तो आप क्या करते हैं, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि अब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स हर कंपनी के मुख्तलिफ होते हैं प्राइसिंग के लिए। अब मेरी एक कंपनी है, मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैंने लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करना है, तो मैं प्रॉफिट नहीं लूँगा, जितने एक्सपेंस होंगे उतने ही मैं क्या करूँगा, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखूँगा। या आपका मोटिव हो सकता है कि आपने मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करनी है, आपका ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना प्राइसिंग का, कि मैं ऐसी कीमत रखूँ कि मैं सारी मार्केट अपनी बना लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मार्केट कैप्चर कर लूँ। कुछ का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो क्या चाहता है कि उसे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है मार्केट में, तो वो ऐसी कीमत रखता है कि जो लॉन्ग टर्म जो कर रही क्या कर रही होती है, लॉन्ग टर्म मार्केट में चल रही होती है, मतलब कि लोग उससे चीज़ को परचेज करते हैं, उस पे एतमाद करते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म वो प्राइस सेम ही रहती है उसमें। तो ये सारे क्या हैं, ये सारी कंसिडरेशंस हैं, ये सारे आइटम्स हैं जो आपको क्या कर रहे होते हैं, प्राइसिंग में इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये बेसिकली कोई एग्जाम का सवाल नहीं है, ये जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है यहाँ पर कि प्राइस जब आप सेट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं कि जनाब ये प्राइस ना रखें, ये कीमत ना रखें, आप ये रखें। ये क्यों रखूँ, क्योंकि आपके कंपटीटर्स की ये प्राइस है। कोई आके दूसरा इंसान मुझसे कहता है कि आपने ये कीमत गलत रखी, आप ये रखते हैं, मैं पूछता हूँ कि क्यों, तो वो मुझसे कहता है कि कस्टमर की डिमांड नहीं है, कस्टमर डिमांड आपकी चीज़ पर परचेज नहीं करेगा, कम कीमत रखेंगे तो वो आपकी डिमांड ज़्यादा करेगा। तो इस वजह से ये सारे जो हैं, ये फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइसिंग के वक्त क्या कर रहे होते हैं, आपको अर्ज कर रहे होते हैं कि आप ये कीमत उसके ऊपर रखें। तो आज का जो असल सवाल है वो है हमारा कि स्टेप्स इन सेटिंग ए प्राइसिंग पॉलिसी, की प्राइसिंग पॉलिसी जो है जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं किसी भी चीज़ की कीमत का तयन करते वक्त, या उसकी चीज़ की कीमत जो है या प्राइस जो है उसको सेटअप करने के लिए। इसमें बेसिकली 6-7 पॉइंट्स हैं जो आपको जो आपको टेकअप करने पड़ते हैं, जिनसे गुजरते हैं आप अपनी कीमत, अपनी किसी भी प्रोडक्ट की कीमत जो है वो आप रख लेते हैं। फर्ज करें आप, एक शू कंपनी है आपकी, और आपने बड़ा अच्छा शूज़ बनाया है, और वो बाटा और एंड्योर वगैरह जो हैं, बोजान है, इनके मुकाबले में आपने एक कंपनी बनाई है। और अब आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपका अपना प्रोजेक्ट है, आपने शूज़ वगैरह बना लिए हैं, आपके पास स्टॉक भी आ गया है, तकरीबन 1000 का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। अब आपने जो है ना फ्लाई ऑन करना है मार्केट में। अब आप क्या चाह रहे हैं, ऑन बोर्ड होना चाह रहे हैं, आप क्या करते हैं, अब आप अपने मैनेजमेंट टीम को बुलाते हैं, अब उनसे पूछते हैं कि जनाब अब कीमत क्या रखें हम इसकी, अपने शूज़ की कीमत क्या रखें। अब मैनेजमेंट टीम आपके ऑन टेबल है, टेबल पे गुफ्तगू हो रही है, तो अब वो आपसे क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, एक स्टेप बना लेते हैं, पहले हम चेक करते हैं इन स्टेप्स को, और फिर हम एट द एंड क्या करेंगे, कीमत पे पहुंचेंगे कि हमने ये कीमत रखनी चाहिए। तो अब उसमें क्या करते हैं आप, 6 सब सारे मुतफ़िका होकर आप ऑनर है कंपनी के, आपके सारे मैनेजर्स आए, आपके सीएफओ आया, आपका कास्ट मैनेजमेंट ऑफिसर आया, आपका ऑपरेशनल मैनेजर आया, सारे आकर आपके सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने आपसे मुतफ़िक किया, डिस्कशन के बाद जो है आप उन्होंने 6 पॉइंट्स आपके सामने रख लिए,
कि ये 6 पॉइंट्स हैं, हम इनको फॉलो करते हैं, इनको बार बार ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, इन पर वर्क करते हैं, उसके बाद हमें शायद एक ऐसी कीमत मिल जाए जो हमारी कंपनी के लिए बेहतर हो। अब उन्होंने डिसाइड किया कि पहला हम क्या करें इसमें, हम क्या करें, पहले ऑब्जेक्टिव हम सेट करें कि हमारी कीमत का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, कि हम किस मकसद के लिए प्राइस रखें, हम मकसद हमारा क्या होगा, क्या हम उस मकसद के लिए प्राइस रखें कि हमने यहाँ पर मार्केट में सरवाइव करना है, हम इस मकसद के लिए प्राइस रखें कि हमने लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है, लॉन्ग टर्म अपनी कंपनी को चलाना है, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मकसद प्राइसिंग का ये हो कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है या कुछ और हो, जो भी हो। तो वो क्या है, वो पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए उन्होंने कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होने चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद उन्होंने कहा कि अब डिटरमिन करें हम कि डिमांड कितनी है हमारी प्रोडक्ट की, या हमारी प्रोडक्ट जो है इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड मार्केट में क्या है, उसको हम देखें। फिर हम एस्टिमेट करें अपनी कास्ट को कि हमारी कास्ट एक्चुअली में कौन कौन सी है और जिसे हम कम कर सकते हैं या जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी कास्ट है जिसे हम कम नहीं कर सकते। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपना जो कंपटीटर्स है उसकी कास्ट प्राइस और ऑफर्स को देखते हैं कि उनकी प्राइस ऑफर्स और कास्ट कितनी कितनी है, ताकि हम उन कंपटीटर, आपने का मुकाबला तो असल कंपटीटर से होना है। अगर कंपटीटर से आप अच्छी चीज़ देते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ देते हैं, कम कीमत में देते हैं, तो आप वेल एंड गुड हैं, आपकी चीज़ बहुत अच्छी चलेगी मार्केट में। लेकिन अगर आप नहीं उसके मुताबिक चलते तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, कुछ मेथड्स अपनाते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं प्राइसिंग मेथड्स को। अब उन प्राइसिंग मेथड्स को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, फाइनल एक प्राइस पे पहुंच जाते हैं कि जनाब अब ये हमारी प्राइस होनी चाहिए, ये प्राइस हमारे लिए बेस्ट होगी। प्राइसिंग मेथड्स या टाइप्स ऑफ प्राइसिंग मैंने आपको पढ़ा दिए थे, वो आपको अंडरस्टैंड होंगे उसमें क्या कौन कौन से प्राइसिंग मेथड्स होते हैं। आज मजीद एक दो को यहाँ पे देख भी लेंगे इसमें। तो अब हम इसे को इस सेक्शन को आगे जो है फर्दर कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि ये चीज़ें किस किस तरह इन्वॉल्व होती हैं हमारी प्राइसिंग सेटिंग में, और ये किस किस तरह हमें जो है हेल्प आउट करती है हमारी फाइनल प्राइस के की सिलेक्शन में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको दिखाए गए हैं प्राइसिंग में, जो हेल्प आउट होंगे या जिन्हें हमने आगे लेके चलना है सब में। इनमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि सिलेक्शन ऑफ द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। जब आपने अपनी शू कंपनी बनाई, उसमें आपने अपने शूज़ बना लिए, आपने मैनेजमेंट बनाई, तो मैनेजमेंट ने आपने कहा कि पहले हमें काम करना चाहिए कि हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा मकसद क्या होगा कीमत का, कि हम ऐसी कीमत रखें, कीमत हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखें कि हम किस मकसद के लिए कीमत रख रहे हैं, हमारा एक्चुअली में एम क्या है प्राइसिंग का। ठीक हो गया। अब उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें आप क्या करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि आप जो है आपकी आपकी पोजीशन क्या है मार्केट ऑफरिंग में। द कंपनी फर्स्ट डिसाइड वेयर इट वांट टू पोजीशन इट्स मार्केट ऑफरिंग, कि वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि उसकी मार्केट ऑफरिंग में उसकी पोजीशन क्या है एक्चुअली में, वो मार्केट में कहाँ पर अपने आप को लाई कर रही है, कहाँ पर वो अपने आप को शो ऑफ कराना चाह रही है मार्केट में। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें क्लियर करते हैं और उसके मुताबिक क्या करते हैं, अपनी प्राइस सेटअप करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव आपका सर्वाइवल हो सकता है कि आपने यहाँ पे सर्वाइव करना है। उसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो सकता है कि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कमाना है, आपने प्राइस स्कीमिंग करनी है। प्राइस स्कीमिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, कि कोई ऐसी जब नई न्यू प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आते हैं और मार्केट में जब वो आपकी प्रोडक्ट का कोई कंपटीटर भी मौजूद नहीं होता, आपको पता होता है कि इस जैसी प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद नहीं है, तो लोगों ने इस्तेमाल भी इसे करना है, तो वो क्या करते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उस प्रोडक्ट से मुनाफा कमा सकें। इसे हम क्या कहते हैं, मार्केट स्कीमिंग कहते हैं। कुछ जो कंपनियां होती हैं उसका मोटिव जो है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है प्राइसिंग का, प्राइस स्कीमिंग भी हो सकता है। उसका क्या हो सकता है, कुछ का ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या करना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, मीन्स के मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करनी है। कुछ का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है कि उसने यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव करना है और अपने आप को स्टेबल करना है मार्केट में। जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो फिर वो कीमत को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो जिन्होंने पहले क्या किया था, कीमत अपनी कम रखी थी, स्लो रखी थी। आज से जब उन्हें मार्केट में वो सर्वाइव हो गए, जब वो स्टेबल हो गए,
तो लोगों को ये प्रोडक्ट का पता चल गया, तो फिर एकदम से उन्होंने प्राइसेस अप कर दी और वो जो है फिर हमारी पहुंच से दूर हो गई। तो कुछ का क्या हो सकता है, क्वालिटी लीडरशिप हो सकता है। कुछ कंपनी का ऑब्जेक्टिव कि वो क्या चाहते हैं कि सिर्फ अच्छी क्वालिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट में वो लीड करें क्वालिटी को, उनसे अच्छी क्वालिटी कोई कंपटीटर ना दे रहा हो, कोई मार्केट में कोई बंदा ना दे रहा हो। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना किसी भी कंपनी के, ये ऑब्जेक्टिव्स उस कंपनी को लॉन्ग टर्म में जो है वो प्रॉफिट पहुंचाते हैं, लॉन्ग टर्म में उसे बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी है, उसने अपनी प्रोडक्ट लेकर आई है, उसका मकसद था कि मैंने क्या करना है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो ठीक है, वो उसने जब प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च करती है कंपनी, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा कीमत रखकर। लेकिन वो देर पा नहीं हो सकता उसका करंट प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट मुख्तसर वक्त के लिए हासिल कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंपटीटर्स आ जाएंगे, वो कम कीमत में जब प्राइस सेल आउट करेंगे, तो वो आके मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर देंगे। आपका जो शॉर्ट टर्म एम था कि मैंने ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमाना है, वो कहीं का कहीं चला जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी चीज़ सेल आउट नहीं होगी तो प्रॉफिट कहाँ का मिलना है, प्रॉफिट तो थोड़ा सा ही मिलना है। तो ये क्या है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करे कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा प्राइसिंग के लिए, वो कहाँ पे लाई करना चाह रही है, क्या वो मार्केट कैप्चर होना चाह मार्केट को कैप्चर करना चाह रही है, क्या वो करंट प्रॉफिट को हाई करना चाह रही है, क्या वो मार्केट स्कीमिंग चाह रही है, क्या वो क्वालिटी लीडरशिप चाह रही है, या वो सर्वाइव करना चाहती है मार्केट में। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करके वो क्या कर सकती है, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकती है। तो पहला प्रोसेस जो है प्राइसिंग सेटअप में, वो क्या है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कि हमारा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली क्या होना चाहिए। दूसरा प्रोसेस है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड्स, कि अब क्या है, जब हमने अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया कि हमारी जो प्राइस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसके बाद हम करते हैं कि अब हम जाके मार्केट में चेक करें कि हमारी जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड कितनी होगी या है, या हमारी जैसे और कंपनियां हैं जो सेम प्रोडक्ट दे रही हैं, तो उनकी डिमांड कितनी है। तो क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि वो मार्केट में चले जाते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी शू कंपनी है, आप ले जाते हैं मार्केट में, चले जाते हैं मार्केट में, फिर आप सर्वे करते हैं, आप जाके मुख्तलिफ शॉप्स जो हैं उन्हें वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर ये हमारी जैसी प्रोडक्ट जो है कितनी सेल आउट हो रही है, या आप क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट अपनी मार्केट में ऐसे सिंपल दे देते हैं, तो फिर चेक करते हैं कि इन लोग कितना डिमांड कर रहे हैं इसे। या वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो लोगों से कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लेके जाएं, फ्री है, और वो फ्री में लेके जाते हैं। जब वो घर लेके जाते हैं, फिर आप उनसे फीडबैक लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में हमें बताएं कि इसकी कीमत हमने सही रखी है, या हमारी प्रोडक्ट कितनी कैसी अच्छी है, या अच्छी है या बुरी है, या हमें इसकी जो है कौन कौन सी क्वालिटी इसको बेहतर करना चाहिए। तो कंपनी मुसलसल क्या करती है, फीडबैक ले रही होती है। या वो क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जैसी जो पूरी कंपनियां होती हैं उनकी प्रोडक्ट की डिमांड चेक कर रही होती हैं कि प्रीवियस पिछले साल में उनकी डिमांड कितनी थी, उससे पिछले साल उनकी डिमांड कितनी थी, उससे पिछले साल उनकी डिमांड कितनी थी, और अब डिमांड वो फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे उनकी जो डिमांड है वो कितनी होगी। तो डिमांड में इससे क्या होता है, डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लेने की सलाहियत, किसी भी चीज़ की परचेजिंग पावर जो है वो कितनी है। So each price will lead to a different level of demand and have a different impact on the company marketing objectives. The normally inverse relationship between price and demand is captured in a demand curve. तो इसमें ये कहता है कि जो प्राइस है वो प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा किसी भी चीज़ की कीमत होगी ना, उतना ही लोग उसे कम डिमांड करेंगे, उतना ही लोग कम उसे परचेज करेंगे। जितनी भी ज़्यादा जितनी कम डिमांड हो, कम कम जिसकी प्रोडक्ट की जितनी कम प्राइस होगी, उतना ही लोग उसे क्या करेंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप क्या करें, प्राइस इतनी कम से कम रखें कि ताकि लोग उससे ज़्यादा डिमांड कर सकें। नॉर्मली भी ये ऐसे ही होता है कि अगर आपने 50, अगर कीमत ऐसी रखी, आपने ज़्यादा रखी, तो उसे वो डेली 50 प्रोडक्ट सेल आउट हो रही थी, तो 100 रुपये की एक प्रोडक्ट है, तो आपने कितना कमाया, 50,000, 5,000 कमा लिया। लेकिन अगर आपने कीमत थोड़ी सी कम रखी है और आपकी डेली की 100 चीज़ें प्रोडक्ट सेल आउट हो रही,
100 प्रोडक्ट आपकी सेल आउट हो रही थी, तो आपकी क्या हुआ, 100 प्रोडक्ट जो सेल आउट हो रही थी, इसमें आपको एक फ़ायदा ये हुआ कि आपकी इन्वेंट्री जल्दी से सेल आउट हो रही थी। दूसरा ज़ाहिर है इसमें थोड़ा कम प्रॉफ़िट ज़्यादा था, बजाय इसके कि आप 50 प्रोडक्ट एक दिन में सेल आउट करते हैं और उसमें आपको प्रॉफ़िट कम होना था। मिसाल के तौर पर अगर 50 प्रोडक्ट आपने सेल आउट की और एक प्रोडक्ट की कीमत ₹10 थी, तो आपने जो है 500 आपने क्या की, प्रोडक्ट सेल आउट की 500 की। अगर आपने कीमत क्या रखी, 100 रख दी और आपकी प्रोडक्ट कितनी सेल आउट होती थी, सिर्फ 10 होती थी, तो 10 ज़रब 10 कितनी थी आपकी, 100 रुपये। तो आपके रेवेन्यू जो था क्या था, 100 रुपये था। अगर आपने कीमत 100 रुपये आपकी प्रोडक्ट की रखी और दूसरी आपकी जो प्रोडक्ट थी उसकी कीमत आपने 50 रुपये रखी, और वो क्या हुआ, वो ज़्यादा सेल आउट होने शुरू कर दी, तो उसकी जो रेवेन्यू था वो ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो गया। तो इसमें क्या होता है, डिटर्मिनिंग ऑफ डिमांड में क्या होता है कि आप डिमांड के हवाले से ही प्राइस अपनी सेटअप कर रहे होते हैं, ताकि आप जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी अपनी आपकी प्रोडक्ट की चाहत होगी, उतनी ही लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस होगी, प्रोडक्ट आपकी जो है मार्केट में जाएगी, लोग मुख्तलिफ लोग जो है उसे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी टाइम आएगा, वो भी हाई अप्स होगा, वो पीक पॉइंट भी आएगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होगी कि आप जितनी मर्जी कीमत रखने और लोग परचेज करेंगे उसे। तो कम कीमत का ये फ़ायदा होता है कि फ्यूचर में वो आपको क्या कर रही होती है, हेल्प आउट कर रही होती है। तो नंबर 3 जो है वो है एनालिसिस ऑफ कास्ट, कि कास्ट जो है उसका आपने एनालिसिस करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए कि आपकी प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को देखते वक्त आप मार्केट में गए। मार्केट में क्यों गए, क्योंकि मार्केट में आपने क्या किया, आपने जो डिमांड थी उसको डिटरमिन किया कि डिमांड कितनी होनी चाहिए। डिमांड होने के बाद जब डिमांड का आपको पता चल गया कि इतनी डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की, तो फिर अब आपका नेक्स्ट स्टेप था कि आपने चेक करना था कि मेरी कास्ट जो है वो कौन-कौन सी है, जो प्रोडक्ट जो मेरी है उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक कर रही है। तो वो कौन-कौन सी कास्ट है जिन्हें मैं कम कर सकता हूँ, वो कौन-कौन सी कास्ट है जो मुझसे कम नहीं होंगी, या कौन-कौन सी कास्ट है जिन्हें मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर सकता हूँ। तो उसको एनालिसिस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। चेक क्यों किया जाता है, इसलिए चेक किया जाता है ताकि कम से कम कीमत रखी जा सके प्रोडक्ट की आपकी। अब कास्ट जो है वो नॉर्मली 2 किस्म की होती हैं। वो कोई या तो वेरिएबल कास्ट होती है या फिक्स कास्ट होती है। अब वेरिएबल कास्ट और फिक्स कास्ट में क्या डिफरेंस है? फिक्स कास्ट ऐसी कास्ट है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ-साथ चेंज नहीं होती, बल्कि क्या कर रही होती है, स्टेबल रहती है, अनचेंज्ड रहती है। लेकिन वेरिएबल कास्ट ऐसी कास्ट होती है, जैसे-जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, वेरिएबल कास्ट भी बढ़ती जाती है, या प्रोडक्ट के हिसाब से वो क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कास्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कमरा था, उसमें जो है अब आपने अपने शूज़ बनाने थे। अब शूज़ बनाने के लिए आप बाहर से मशीनरी परचेज़ करके लाए, मशीनरी आपने इंस्टॉल कर दी। मशीनरी जब आपने इंस्टॉल की, तो अब उसके ऊपर एक जो एक्सपेंस था वो 1 करोड़ रुपए हो गए। 1 करोड़ रुपए जब 10 मिलियन जब आपका एक्सपेंस हो गया, अब ये फिक्स कॉस्ट थी क्योंकि मशीनरी एक दफ़ा आनी थी। अब मशीनरी के ऊपर 1 करोड़ रुपए आपने लगा दिया और उसमें जो लाइटिंग थी या उस बिल्डिंग का किराया था वो भी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वो हर महीने सेम रहना है, वो चेंज नहीं होना। चाहे आप यहाँ पर 1000 शूज़ बना लें या आप यहाँ पर 1 शूज़ बना लें, उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ना। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है। मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल है, अब आपने 1 शूज़ बनाया है तो कम रॉ मटेरियल लगेगा, अगर आपने 1000 शूज़ बनाए हैं तो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्या होता है, ज़्यादातर कंपनियाँ क्या कर रही होती हैं, वो जब एक लेवल होता है कंपनी का कि वो उस लेवल तक चीज़ प्रोड्यूस कर रही होती हैं और वहाँ उस लेवल से ज़्यादा अगर वो चीज़ प्रोड्यूस करें तो उन्हें मुनाफ़ा होना शुरू हो जाता है। वो किस तरह होता है, वो बिल्कुल इसी तरह हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये आपका क्या था, एक प्रोडक्शन का एक ग्राफ था, यहाँ तक आपकी क्या थी, ये टोटल फिक्स कास्ट थी। फिक्स कास्ट मतलब कि इसमें क्या शामिल था, आपके मशीनरी के एक्सपेंस शामिल थे, इसमें जो है आपके यूटिलिटीज़ शामिल थे, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का या गैस का बिल वगैरह शामिल था, इसमें जो है आपका बिल्डिंग का रेंट शामिल था, मशीनरी एक्सपेंस शामिल था। तो ये आपके 2 करोड़ जो है आपने इसमें क्या किया, एक्सपेंस लगा दिया। अब ये 2 करोड़ यहाँ पे रहना है। यहाँ से ऊपर नीचे ना ऊपर जाना है या ना ही नीचे जाना है, क्योंकि
ये एक्सपेंस आपने एक दफ़ा कर दिया, ना ये कम हो सकता है ना ये ज़्यादा हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप मालिक, आप जो ओनर थे बिल्डिंग के, उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि सर ये 1 लाख रुपए किराया ज़्यादा है, आप इसे कम कर दें। वो नहीं करेगा कभी भी। वो कहेगा कि जनाब आपने मुझसे एग्रीमेंट किया था ये 1 लाख रुपए ही रहना है पर मंथ, मैं इसे नहीं करूँगा। या आपने एक मशीनरी परचेज़ करके अपनी इंस्टॉल कर दी थी, आप 1 माह बाद जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, उससे कहते हैं मशीनरी में लेके गया था 1 करोड़ रुपए की, आप उसमें 20 लाख रुपए मुझे वापस कर दें, क्योंकि मुझे मैं एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकता। वो कहेगा पैसे मेरे पास आ गए, अब तू कौन और मैं कौन, अपने घर रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तो मैंने ये चेंज बिल्कुल नहीं करनी। तो वो क्या कहते हैं, ये एक्सपेंस हमारे यहाँ पे फिक्स एक्सपेंस ये थे सारे हमारे, ये फिक्स्ड हो गए। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रोडक्शन शुरू की। अब आप एक प्रोडक्शन इस हिसाब से शुरू करते हैं कि यहाँ पे आपके प्रोडक्शन में फिक्स एक्सपेंस बिल्कुल सेम रहने हैं। आप कोशिश करेंगे, हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि आप इतनी प्रोडक्शन करें या इतना मुनाफा कमाएं कि आपकी फिक्स कास्ट जो है वो और वेरिएबल कास्ट वो कम से कम आप बेयर कर सकें, इतना मुनाफा कमा सकें ताकि आपकी फिक्स कास्ट जो है वो कवर हो सके। यहाँ पर फिक्स कास्ट आपकी सेम रहनी है, आपका प्लांट चले या ना चले, फिक्स कास्ट आपकी है। जैसे ही आप कोई चीज़ प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो यहाँ से आपकी जो है वेरिएबल कास्ट होना शुरू होती है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन शुरू करते जाते हैं, आपकी क्या करती है, वेरिएबल कास्ट इंक्रीज होती जाती है। जितने ज़्यादा शूज़ बनाएंगे उतने ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल होगा, लेकिन फिक्स कास्ट आपकी कम रहेगी। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, 100 शूज़ बना लिए, 100 शूज़ पे अब आपने फिक्स कास्ट कितनी थी, आपकी 2 करोड़ थी। अब 2 करोड़ जो है वो किस पे तकसीम होनी है, 100 शूज़ पे। 100 शूज़ के ऊपर 2 करोड़ की तकसीम होनी है आपकी। तो वो एक जो है 100 शूज़ के ऊपर एक पर शूज़ आपकी फीस कास्ट ज़्यादा आ रही होती है। लेकिन जैसे ही आप शूज़ जो हैं आप क्या करते हैं, 1000 शूज़ बनाना शुरू कर देते हैं। अब 1000 शूज़ के ऊपर पहले वो 2 करोड़ 100 शूज़ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, अब वो 2 करोड़ क्या करेंगे, 1000 शूज़ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो मतलब कि क्या होगा कि पर शूज़ जो है आपकी फिक्स कास्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो मतलब क्या होता है कि कंपनियाँ क्या करती हैं कि वो जब एक ख़ास लेवल पे पहुँच जाती है जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रही होती है, फिर वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की जाएँ, ताकि फिक्स कास्ट को कम से कम किया जा सके या पर यूनिट कास्ट को कम से कम किया जा सके। लेकिन वेरिएबल कास्ट ज़ाहिर है वो सेम टू सेम रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक चीज़ प्रोड्यूस करनी है, उसमें जितना मटेरियल लगना है वो लगना ही लगना है। ठीक हो गया? तो दूसरे जो हैं इसमें कास्ट को आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, डिफरेंशियल कास्टिंग को इसमें आप देख रहे होते हैं, टारगेट कास्टिंग को। अब वो क्या होती है उन्हें भी हम आगे चल के देख लेते हैं। वेरिएबल कास्टिंग और फिक्स कास्टिंग मैंने आपको बता दी है। अब दूसरा होता है प्राइस मस्ट बी वेरिएबल। फिक्स कास्ट प्राइस क्या होती है, वो कवर करती है अपनी, आप ऐसी कीमत जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो आपकी वेरिएबल और फिक्स कास्ट दोनों को कैप्चर कर रही होती है, दोनों को कवर कर रही होती है। और तो आप क्या कहते हैं, वही जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ताकि आपकी जो कास्ट है पर यूनिट वो कम से कम हो सके। इसमें दूसरा ये है कि आप क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंशियल कास्टिंग पर काम कर रहे होते हैं। डिफरेंशियल कास्टिंग में अब क्या होता है, इससे इस पॉइंट को समझने की बात है। कास्ट अकाउंटिंग में आमतौर पर दो किस्म के कास्टिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं नॉर्मली। वो एक होता है एक्टिविटी बेस्ड कास्ट अकाउंटिंग और दूसरा होता है स्टैंडर्ड कास्टिंग अकाउंटिंग। एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग ये होता है कि जो जो प्रोडक्ट आपने एक्चुअली में प्रोड्यूस की है ना, आप उसकी कीमत, उसके ऊपर जो खर्चा आया है सिर्फ उसी प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कास्टिंग में ये होता है कि आप ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी ओवरऑल कीमत जो है वो हर प्रोडक्ट पे लगा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी एक कंपनी थी, मैं वहाँ पे शूज़ भी बना रहा था, वहाँ मैं सॉक्स भी बना रहा था। तो अब चाहिए मुझे ये था कि जो शूज़ पे मेरे एक्सपेंस हुए हैं, वो शूज़ के ऊपर मैं लगाऊँ उसकी कास्ट, जो मेरे सॉक्स पे एक्सपेंस हुए हैं, मैं सॉक्स पे वो एक्सपेंस लगाऊँ। लेकिन कुछ कंपनी होती हैं, वो कह रही होती है कि जनाब ऐसा करें, आप दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करें और टोटल कास्ट जो है वो निकाल लें। अब टोटल कास्ट जो है ना, जो निकाल के आप अब दोनों पार्ट्स में तकसीम कर दें। ये कोई अच्छा मेथड नहीं होता। हो सकता है कि इसमें आपको नुकसान हो। नुकसान कितना हो सकता है, वो इतना हो सकता है कि टोटल कास्ट जो थी आपने बनाए, शूज़ तो आपने बनाए प्लस आपने सॉक्स बना ली, दोनों आपने जब बना ली तो टोटल एक्सपेंस इनकी आपके पास जो थे, जो टोटल एक्सपेंस इनके आपके थे वो थे 100 रुपये। अब 50 रुपये शूज़ पे पड़े थे, 50 रुपये सॉक्स पे पड़े थे, तो टोटल आपके एक्सपेंस जो थे क्या थे, वो 100 रुपये थे। अब आप क्या करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, क्योंकि आपकी 100 की प्रोडक्ट थी
50 आपने शूज़ बनाए थे, 50 आपने सॉक्स बनाई थी, तो टोटल आपके कितने थे, 100 एक्सपेंस हुए थे और 100 ही आपने प्रोडक्ट बनाई थी। 100 बाय 100 कर देते हैं तो एक जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी कितनी आ रही होती है, ₹1 आ रही होती है। लेकिन कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं, वो करती हैं कि आपने सॉक्स पे अगर उन्हें एक्सपेंस पड़ा है, अगर उन्होंने शूज़ बनाए हैं, शूज़ पे उन्हें एक्सपेंस पड़ा है, शूज़ पे उन्हें एक्सपेंस पड़ा है 30 रुपए और सॉरी 70 रुपए, शूज़ पे उन्हें 70 रुपए एक्सपेंस पड़ा है और सॉक्स जो थी उस पे उन्हें 30 रुपए एक्सपेंस पड़ा है। तो वो कंपनी क्या करती है, 70 रुपए जितने शूज़ बनाए हैं वो 70 जो एक्सपेंस थे वो शूज़ के ऊपर ही काउंट कर रहे होते हैं कि जितने शूज़ हैं उतने ही टोटल कॉस्ट जो शूज़ के ऊपर आई है एक्चुअली शूज़ के ऊपर ही डाली जाए, और जितनी सॉक्स पे आती है एक्सपेंस आए जितने सॉक्स हमने प्रोड्यूस किए हैं और 30 रुपए सॉक्स पे ही लाई लाई जाए, तो इससे क्या होता है कि सॉक्स की जो कीमत है वो कम से कम आ जाती है, शूज़ की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लगती है। इस तरह क्या होता है कि मार्केट में दो कीमतें जो है वो लेकर आते हैं, शूज़ के लिए अलग कीमत लेके आते हैं जो नॉर्मली ज़्यादा होती है, सॉक्स के लिए कम कीमत लेकर आते हैं जो नॉर्मली कम होती है। लेकिन कुछ कंपनी से हम जो ये जो मेथड होता है कि शूज़ की कीमत शूज़ के एक्सपेंस शूज़ पर लगाए जाएँ और सॉक्स के एक्सपेंस जो है सॉक्स पर चार्ज किए जाएँ, इसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, के जो एक्टिविटी की हमने जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस की उसके जो एक्सपेंस थे उससे उसी को काउंट किया जाए उसी के ऊपर, तो ये होता है एक्टिविटी कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग होता है कि आपने ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी में प्रोड्यूस हो रही थी उनका टोटल एक्सपेंस आप टोटल जो है थे क्वांटिटी थी टोटल प्रोडक्ट पे तकसीम कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर अगर आप नजर दोहराएं तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, एक कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड के हवाले से, एक कॉस्टिंग मेथड दैट असाइन ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि जो हम ओवरहेड होते हैं हमारे, मतलब कि अदर एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब ओवरहेड कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को, मतलब कि जो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं हम उन्हें चार्ज करते हैं डायरेक्ट उन प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्चुअली जिसके ऊपर वो चार्ज हो रहे हैं, जिसके ऊपर वो अकर हो रहे होते हैं, न बजाय इसके कि हम क्या करें इन एक्सपेंस को ओवरऑल उनके ऊपर चार्ज कर दें जिनसे रिलेटेड ये एक्सपेंस बिल्कुल नहीं थे। मिसाल के तौर पर अगर हम शुगर इंडस्ट्री के ऊपर चले जाते हैं, तो शुगर इंडस्ट्री में क्या हो रहा होता है कि पहले आप शुगर केन को क्या कर रहे होते हैं, उसे खास प्रोसेस से गुजारते हैं, उससे आप लिक्विड हासिल कर लेते हैं, लिक्विड हासिल करने के बाद आप क्या करते हैं उसे शुगर बनाना शुरू कर देते हैं। शुगर बनाने के बाद एक अलहदा से एक बूरा मिलता है। अब बूरा जो है उसका काम क्या होता है, उससे वो या तो मार्केट में आप सेल आउट कर देते हैं एनिमल्स के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, या आप उससे क्या करते हैं मजीद कोई प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब जो एक्सपेंस यहाँ पर शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल हुए वो शुगर को चार्ज होने चाहिए, तो जो एक्सपेंस उस जो आपका बुरा था या स्क्रैप मटेरियल था उसके ऊपर चार्ज हुए हैं वो स्क्रैप मटेरियल के ऊपर ही चार्ज होने चाहिए थे या उसी के अर्निंग के ऊपर लगने चाहिए थे। लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती हैं, ओवरऑल एक्सपेंस को क्या कहती है शुगर के एक्सपेंस को भी मिला लेती हैं, उस जो बुरा था जो स्क्रैप मटेरियल था उसके एक्सपेंस को भी मिला लेती हैं और ओवरऑल कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर डाल देती है। तो ये जो स्टैंडर्ड कास्टिंग मेथड है ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता कुछ कंपनीज में, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं, ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जो अभी भी स्टैंडर्ड कास्टिंग अकाउंटिंग इस्तेमाल कर रही है, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग को इस्तेमाल नहीं करती। एक्टिविटी कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप एक्चुअली राइट जो कॉस्ट है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस जो आपको हेल्प आउट करती है उसके प्रोडक्ट की कीमत को का तयन करने में, उसकी जो कीमत होती है जो आपने सेट करनी है उसकी एक्यूरेट जो है पिक्चर की वो आपको बताती है कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए या इसमें कितनी एक्चुअली कॉस्ट जो है उसने लगाई है। तो तीसरा इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम देख रहे होते हैं कि टारगेट कास्टिंग कौन सी होती है इसमें। अब टारगेट कास्टिंग क्या होती है, बात बात आप क्या करते हैं, कोई भी ऑनर होता है वो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, तो वो एक कास्ट सेलेक्ट कर लेता है कि मैंने इतनी ही कास्ट जो है ना बेयर करनी है अपनी प्रोडक्शन में, इस कास्ट से ऊपर या नीचे मैंने नहीं जाना। मिसाल के तौर पर वो क्या करते हैं, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने एक फ़ास्ट कीमत तक ही चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरी कीमत जो है वो अगर 100 रुपये है, 100% है, तो इसमें 20% तो शायद मेरा मुनाफा ही है, 20% मैं लेस कर लेता हूँ और 70% 80% पे मैं आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब जो भी मैं चीज़ प्रोड्यूस करूँगा वो इस हिसाब से करूँगा कि मैं 80% उसमें कॉस्ट रख सकूँ
और उसमें 20% क्योंकि मैंने मुनाफा शामिल करना है, तो उसकी प्राइसिंग मेथड क्या होगा, उसमें टारगेट कास्टिंग होगी कि खास कास्ट जो है उसको टारगेट कर देता है कि मैंने इतनी ही कास्ट जो है वो बेयर करनी है अपनी प्रोडक्शन के दौरान। इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है, target costing is estimating the cost of product by subtracting a profit margin that the company wants from the competitive market price of the product। उसमें क्या कर रही होती है कंपनी, अपनी डिजायर्ड प्रॉफिट को लेस कर देती है ताकि खास जो किस्म की जो कास्ट आए वैल्यू, उस कास्ट को ही बेस रखते हुए वो क्या करे, उस कीमत को कीमत बना सके अपने प्रोडक्ट के लिए। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें होता है कि हमने इसमें आपके इतने पढ़े, 3 प्रोसेस पढ़े हैं हमने पढ़ा कि सिलेक्शन ऑफ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहले, फिर हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड होता है कि डिमांड को चेक करना है हमने प्राइसिंग के लिए कि डिमांड कितनी है। फिर हमने देखा कि हम कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं कि कॉस्ट कौन कौन सी हैं जो हमारी कंपनी में इस्तेमाल हो रही हैं, उन कास्ट को हम कितना कम कर सकते हैं या उन कास्ट को कितना हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो कास्ट हमारी कितनी रहेगी प्रोडक्ट की कीमत के वक्त, या इन फ्यूचर में वो कास्ट कितनी रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इवैल्यूएशन ऑफ अ कंपटीटर्स कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स। आप क्या करते हैं, आपका जो कंपटीटर्स होता है उसकी जो कास्ट हो रही होती है प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी जो प्राइस होती है या उसके ऑफर्स हैं, उन्हें भी हम इवेल्युएट करते हैं। क्यों इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि हमने चीज़ जो है मार्केट में जब लेकर आनी है तो कंपटीटर ने कोशिश करनी है कि वो हमें क्या करे, हमें वहाँ पर लॉस पहुँचाए, वो कोशिश करता है कि हमें बैक बेंच पे बिठा दे, वो कोशिश करता है कि हमें बिल्कुल किक ऑफ कर दे मार्केट से और हमें लॉस पहुंच जाए, हमारा कारोबार खत्म हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले कंपटीटर्स के प्रोडक्ट को देखें, हम कोशिश करें कि ऐसी कीमत रखें जो कंपटीटर के मुकाबले में कम कीमत हो। कम कीमत देंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे तो कंपटीटर्स को हम क्या करेंगे, उससे आगे निकल जाएंगे। तो आप क्या करते हैं इसमें, द फर्म शुड बेंचमार्क इट्स प्राइस अगेंस्ट कंपटीटर्स। तो बेंचमार्किंग किसे कहते हैं, बेंचमार्क कहते हैं कि किसी भी जो है पॉइंट्स को टारगेट कर लेना, किसी भी पॉइंट्स को अपने लिए एक मिसाल बना देना, एक उसे जो है पॉइंट आउट कर लेना कि यहाँ तक हमने पहुँचना है, या इस चीज़ को मरूज खाते रखते वक्त हमने अपनी कीमत तय करनी है, या इससे ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, क्या मतलब क्या कहते हैं, आप एक टारगेटेड पॉइंट बना देते हैं, उसको हम कहते हैं बेंचमार्किंग। The firm should benchmark its price against competitors, learn about the quality of competitors' offering, and learn about the competitors' cost. Consider the nearest competitor price। इसमें क्या करते हैं आप, आपको जो करीबी जो कंपटीटर होता है, आपकी मार्केट में जो चीज़ सेल आउट हो रही होती है, आप उस चीज़ को खुद परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद आप देखते हैं कि इसकी कीमत क्या है, फिर आप देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी अच्छी है, फिर आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कास्ट जो कंपटीटर्स ने लगाई होगी वो कास्ट कौन कौन सी है। आप सबको देखते वक्त क्या करते हैं, फिर आपको एक आइडिया हो जाता है कि अब मार्केट में मेरी कीमत कितनी होनी चाहिए। अब इवैल्यूएशन कॉम्पिटिटर्स कास्ट के बाद आप क्या करते हैं, अब एक खास मेथड जो है वो आप सेलेक्ट करते हैं अपनी प्राइसिंग के लिए। अब वो मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ मेथड्स मैंने आपको, जितने भी मेथड्स थे वो मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में। अब मकसद क्या होता है, मकसद तो ये होता है कि अब आपको पता चल गया कि मार्केट कहाँ पर लाई कर रही है, आपको पता चल गया मेरे प्रोडक्ट की क्या डिमांड हो सकती है, आपको पता चल गया कि मेरी कौन कौन सी कास्ट हैं जो एक्चुअली मैंने अकर करनी है अपनी इसमें ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान। आपको पता चल गया कि मार्केट में कंपटीटर्स की क्या वैल्यू है, कंपटीटर्स की प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू है, कंपटीटर्स जो है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे कितनी में चीज़ सेल आउट कर रहा है, कि अगर मैं कम कीमत रखूँ तो कंपटीटर्स उसके रिएक्शन क्या देगा, वो कितनी कम कीमत करेगा या कितनी कीमत वो उसकी अपनी ज़्यादा करेगा। उसको देखने के बाद अब आप का पॉइंट होता है कि अब आप इस काबिल हो गए कि आप कोई भी प्राइसिंग मेथड अपना सकते हैं। प्राइसिंग मेथड क्यों अपना सकते हैं, प्राइसिंग मेथड इसलिए अपना सकते हैं ताकि आपको पूरी मार्केट का स्टैंडिंग पता चल गया, आपको कास्ट का पता चल गया, हर चीज़ का पता चल गया। नाउ यू आर लर्निंग टू प्राइसिंग मेथड के अब हमारी कीमत के लिए प्राइसिंग मेथड कौन सा होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। वो प्राइसिंग मेथड्स मैंने आपको बताए थे। वो मार्कअप प्राइसिंग भी होता है कि आप एक खास मार्कअप रख लेते हैं और फिर अपनी कीमत का तयन करते हैं। आप क्या करते हैं, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग करते हैं कि आपका एक टारगेट होता है कि मैंने इतना रिटर्न लेना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसके मुताबिक प्राइसिंग रख लेते हैं। आप या क्या करते हैं, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग करते हैं कि बायर्स जो है वो मेरी कीमत, मेरी प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाई है। बायर्स के लिहाज से आप क्या करते हैं, अपनी कीमत जो है रखते हैं प्राइस की, कीमत या प्राइसिंग रखते हैं प्रोडक्ट की। या आप गोइंग रेट प्राइसिंग कर लेते हैं कि जो
मार्केट में जो जो कंपटीटर्स की जो प्राइस है आप उसी के ऊपर चीज़ें सेल आउट करते हैं, या जो पहले प्राइस जा रही थी उसी के ऊपर आप चीज़ें क्या करते हैं, सेल आउट शुरू करने कर देते हैं। या आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग कर लेते हैं कि आप क्या करते हैं, मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहते हैं, आप मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे होते हैं, तो आप कम से कम कीमत रखते हैं, फिर ऐसा सब्जी के को बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया जा सके, जिसे हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम पहुंचते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक प्राइस। अब हम क्या करते हैं कि फाइनल प्राइस तक पहुंच जाते हैं। हम यहाँ से शुरू हुए, हम शुरू हुए कि सबसे पहले हमारा प्राइसिंग का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिर हमने मार्केट को समझा, इवेल्युएट करने के लिए हमने प्राइसिंग के हवाले से जितने पॉइंट थे उन्हें समझने की कोशिश की, और फिर हम पहुंचे कि हमें अब मार्केट को का जो डिमांड है उसे डिटरमिन करना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। फिर डिमांड को समझने के बाद हमें ज़रूरत पेश आई कि अब हम देखें कि हमारी कॉस्ट कौन कौन सी हैं जो हमें क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी हमारे प्रोडक्ट को, या प्रोडक्ट बनाने में जो हमारी हेल्प आउट होंगी। उसके बाद आपने क्या किया, कंपटीटर्स की कॉस्ट को देखा, प्राइस को देखा, प्रोडक्ट को देखा। उसके बाद फिर आपने कोई भी जो सिलेक्शन थी प्राइसिंग के मेथड के हवाले से उनको देखा कि इनमें से कौन सा जो बेस्ट प्राइसिंग मेथड है, मॉडल है, जो आपको काम देगा, या किस किस्म की प्राइस आप रखना चाहिए, तो वो आपको देखते हैं। उसके बाद आप जो है एक ख़ास किस्म की कीमत तक पहुँच जाते हैं, फाइनल प्राइसिंग पर पहुँच जाते हैं, वो डिटरमिन कर लेते हैं अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइस को कि ये प्राइस मेरी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, न्यू प्रोडक्ट की या अपडेशन प्रोडक्ट की। तो इसमें क्या करते हैं, आप सिलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, कि आप एक प्राइस को फाइनल को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब आप सोचते हैं कि यार मैं जो है राइट प्राइस पे भी हूँ या गलत प्राइस पे हूँ। मैंने इतनी कम कीमत तो नहीं रख ली कि बहुत सारे बायर्स आ गए हैं और मैं चीज़ धड़ाधड़ जा रही है, मुनाफा कम हो रहा है। या फिर आप सोचते हैं कि मैंने इतनी ज़्यादा कीमत तो नहीं रख ली कि बायर्स ही नहीं मिल रहे, प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, और मुझे मुनाफा ही बहुत कम हो रहा है। तो उस हालत में भी आप जा सकते हैं। तो फिर आप एक कीमत का जो अच्छे तरीके से तय करते हैं और एक फाइनल कीमत तक पहुंचते हैं, फिर उसकी रिव्यू करते हैं, फीडबैक कर रहे होते हैं। तो सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, इसमें क्या होता है कि प्राइसिंग मेथड्स, अब जो प्राइसिंग मेथड्स हमारे जो होते हैं वो एक हमें जनरल हाउ नाउ दे देते हैं कि हमारी जो है प्राइस, फाइनल प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो फिर आप उनके बेस पर जो प्राइसिंग मेथड्स होते हैं उनके बेस पर आप प्रीवियस जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपका प्रोसेस होता है, उसकी बेस पर आप क्या करते हैं, फाइनली एक स्ट्रेटेजी जो है या एक प्रैक्टिस से यूज़ कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो आपके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। और इसके साथ साथ आप दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जिन्हें कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये भी मेरे प्राइसिंग में इफेक्ट कर सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, वो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कि हो सकता है कि आप प्राइस बहुत ज़्यादा रखें, मार्केटिंग बहुत अच्छी करें, और उससे क्या होगा कि आपकी प्राइस जितनी भी होगी लोग ज़्यादा क्या करेंगे, परचेज करेंगे। वो कहेंगे, ज़ाहिर है एक इंसान जो था वो घर से बाहर निकल रहा था, एक बैनर उसके सामने लगा हुआ था प्रोडक्ट का, मार्केटिंग का। फिर वो मार्केट में जाता है तो वहाँ उसकी वो देखता है कि एक प्रोडक्ट का बैनर लगा हुआ है, फिर वो दफ्तर जाता है, दफ्तर में के सामने वही बैनर लगा होता है। तो उसके दिमाग जो माइंड है उसको स्ट्राइकिंग करती है वो चीज़, वो प्रोडक्ट बार बार स्ट्राइकिंग कर रही होती है कि यार ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट यहाँ पर है, ये प्रोडक्ट की ये खसूसियात है। और आखिर वो कहता है कि यार ये लेके तो देखूँ ये है क्या चीज़ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लेता है। अब जब वो प्रोडक्ट जब लेता है तो उसके जहन में होता है कि इसकी जगह जगह एडवर्टाइजमेंट हुई हुई थी, तो उसका जहन माइंड जो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है, साइको कर लेता है कि अच्छी चीज़ ही होगी जो इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है या इतनी ज़्यादा इसने एक्सपेंस किए हुए हैं। और जब वो साइको हो जाता है उस चीज़ का, तो वो बेसिक चीज़ गलत हो या ठीक हो उसे लग रही होती है कि यार ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, तो वो भी जो है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी बड़ा इफेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा गेन एंड रिस्क शेयरिंग जो होता है वो भी प्राइसिंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होते हैं या कंपनी की गुडविल है, वो भी क्या कर रही होती है, प्राइसिंग को इफेक्ट कर रही होती है। बाद बात आप ऐसे ना हो कि आपकी प्रोडक्ट न्यू थी मार्केट में, कंपटीटर उसका था नहीं, आपने कंपटीटर्स को देखा, कंपटीटर कोई नहीं था, कास्ट को देखा, कास्ट थोड़ी थी, आपने देखा कि अब कौन सा प्राइसिंग मेथड होता है, आपने बहुत अच्छा हाई प्राइसिंग मेथड रख लिया और इतनी कीमत रख ली कि प्रोडक्ट के जो थी उसकी डिमांड बेशक थी मार्केट में, आपने देखा कि डिमांड भी बहुत अच्छी है, तो कीमत बहुत ज़्यादा अच्छी रख दी, तो लोग ज़्यादातर खरीद रहे हैं, लोग पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो एक्शन में आते हैं, वो कहते हैं कि जनाब इतनी कीमत रख ली आपने, तो
एक ख़ास लिमिट होती है ना, जितने भी इदारे हैं, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसियाँ हैं, वो एक ख़ास लिमिट तक प्रॉफिट अलाउ कर रही होती है। अगर कंपनी 100% प्रॉफिट ले तो उस कंपनी को सर्वाइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बियॉन्ड द रूल काम कर रही होती है। अगर एक कंपनी ने जो है 100 मिलियन ही इन्वेस्ट किया, उसे 100 मिलियन ही प्रॉफिट हो गया, तो ज़ाहिर उसके खिलाफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोर्ट्स हैं, वो उसके खिलाफ एक्शन लेती है कि ये इतना प्रॉफिट क्यों चार्ज कर रही है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक जो है आपने कीमत कभी भी नहीं रखनी। आपका गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ये भी आपकी एडिशन फैक्टर होता है, जो आपकी कीमत को क्या कर रहा होता है, आपकी कीमत को इम्पैक्ट कर रहा होता है अपनी आपकी कीमत पर। इसके अलावा आपकी गुडविल जो है वो भी इम्पैक्ट कर रही होती है। गुडविल किसे कहते हैं? आपकी कंपनी की जो शोहरत होती है उसे हम गुडविल के नाम देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व, जिनकी इन्वॉल्वमेंट आल्सो होती है प्राइसिंग की सिलेक्शन में। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आज हमने किए हैं अपने इस लेक्चर में, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं, कौन कौन सा एक प्रोसेस है जो कंसिडर किया जाता है अपनी कीमत की सिलेक्शन के लिए। तो ये सवाल जो है, यहाँ पर एक सवाल था, तो शायद मुझे लगता है ऐसा है कि वो सवाल, ये सवाल है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, प्रपोज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू हाई क्वालिटी ब्रांड ऑफ शूज। ये एक सवाल था जो 2016 में प्राइसिंग के हवाले से पूछा गया था। 20 नंबर का सवाल था ये। तो आपने क्या करना है, इसको सेल्फ स्टडी करना है, आपने ये नोट्स पढ़ने हैं, ये मटेरियल पढ़ना है, इसके अलावा आपने बुक्स देखनी है जहाँ से भी आपको हेल्प आउट हो, और आपने इसके ऊपर एक नोट जो है वो लाजमी लिखना है, नोट्स बनाने हैं इसके, ताकि आपको फाइनल पेपर में ये आपको हेल्प आउट कर सके। ये आज का हमारा जो था प्राइसिंग का लास्ट सेशन था। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट हाफ जो है हम सिलेबस कवर कर चुके हैं, हाफ हमारा बच गया, वो भी इंशाल्लाह ऐसा हम कर देंगे। इस आज के लेक्चर के हवाले से, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के हवाले से या प्राइसिंग पॉलिसी हो गई हमारी, इसके हवाले से जो कोई आपके जहन में सवाल हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग मिस हुई है या कोई पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं हुए, तो वो आप मुझसे पूछें ज़रूर। अभी मैं आपके जो हूँ अनम्यूट कर रहा हूँ, तो जो बारी बारी जो जो क्वेश्चन हैं आपके, वो काइंडली आप पूछ लें। हाँ जी। अच्छा, पहले तो मुझे ये अस्सलाम बताइए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछिए सबसे सर। पहले तो ये क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दें ताकि क्वेश्चन लिखने में और इसको थोड़ा सा उसकी बेसिक गाइडलाइन मिल जाए। बाकी उनको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छा ये तरीके इस से इसको लिख अच्छा सकें। इस अच्छा हसन, मुझे ये बताएं पहले तो, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू तो नहीं है, कोई किसी किस्म का इशू हो रहा हो या कोई मसला हो लेक्चर के अंडरस्टैंडिंग में या नोट्स में? नहीं सर, आपकी साइड से तो बिल्कुल कोई अभी तक भी इशू नहीं हुआ। सब ठीक चल रहा है ऑलमोस्ट। अगर बाकी अगर अच्छा किसी को चले। होगा तो वो शायद अपना बता सकते हैं। अच्छा, जिसका भी कोई इशू हो ना, वो लाजमी क्लियर करे। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। हम आपको बेस्ट नॉलेज और बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आप अगर एक जगह से सेटिस्फाई नहीं है, दूसरी जगह से सेटिस्फाई करेंगे, दूसरी जगह से नहीं, हम थर्ड वे लेंगे, थर्ड वे से हम 360 तक जा सकते हैं। तो उस चीज़ से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। आप लोगों ने पे किया है, आप लोगों का राइट है अच्छे से अच्छा जो है मटेरियल लेना। अच्छा, ये इस तरह है कि सवाल है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्राइसिंग। अब ये सवाल बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया 10-10 नंबर का। अब बड़ा उसने ये सवाल सीएसएस का है, ज़ाहिर है सीएसएस एक हाई लेवल जो प्रिपरेशन है, उसमें सवाल की जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी ज़ाहिर है मुश्किल होती है। तो उसने दो जो क्वेश्चन हैं उन्हें एक ही पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसने पहले पूछा है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्राइसिंग। जो मेथड्स ऑफ प्राइसिंग पढ़ाए थे मैंने आपको, वो टाइप्स इसमें आने हैं। दूसरा है कि प्रपोज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू हाई क्वालिटी ब्रांड ऑफ द शूज। तो इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रेटेजी है कि प्राइसिंग की आपने वो प्रपोज करनी है, वो स्ट्रेटेजी एक ही है जो ये प्रोसेस है, इसी को हम स्ट्रेटेजी फॉर प्राइसिंग कहते हैं। नेक्स्ट काइंडली। किसी और किसी और का कोई सवाल हो तो काइंडली। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कामरान।
सर एक तो ये चीज पूछनी थी कि ये जो था ना कंसिडरेशन फॉर द सेटिंग प्राइस, इसमें एक कॉस्ट के बाद था एक एक्सपेंस, एक सर इसका बता दें थोड़ा सा। अच्छा, ठीक हो गया। और सर सेकंड। एक ये दूसरा ये था कि स्टेप इन प्राइसिंग में आपने कहा था ना कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, लेकिन सर कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिस तरह आईफोन है, वो अब उसकी जितनी भी प्राइस वो बढ़ाते जाएं लेकिन उसकी जो है डिमांड बढ़ती जाती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अगर आपने मार्केट में जाना है, ऐसा कोई ब्रांड आ जाए तो फिर उस सूरत में क्या? अच्छा, वो इस तरह होता है रामलाल के, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स जो है वो आपको कहता है कि कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें इंफीरियर गुड्स या सुपीरियर गुड्स आ जाती हैं आपकी। जो सप्लाई एंड डिमांड लॉ जो है वो इस बात के ऊपर फोकस कर रहा होता है कि वो जो नॉर्मल गुड्स हैं, ये कानून उनके लिए बनाया गया है कि हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे इंफीरियर गुड्स हैं या बेसिक नेसेसिटीज हैं। मिसाल के तौर पर अब आपने गंदम की कीमत लगा रहे हैं, गंदम की कीमत वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, कीमत 1000 रुपये मन भी हो जाए, ये 10,000 रुपये मन भी हो जाए तो भी हमने खरीदनी है क्योंकि हमारी ज़रूरत है। नमक है, चीनी है, पेट्रोल है, ये सारी वो गुड्स हैं जिनकी कीमत जितनी भी हो जाए हमने इस्तेमाल करनी ही करनी है। तो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई में बिल्कुल जो है वो अप्लाई नहीं होते। ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के लिए रूल होता है ये। ठीक है सर। और सर ये थोड़ा अच्छा एक्सपेंस, हाँ जी, हाँ जी। ये सर उसमें कंसिडरेशन फॉर द सेटिंग प्राइस, इसमें वो एक्सपेंस वाला था, वो अच्छा, सर पूछना था अब कि फिर। इसमें मैंने बताया था कि कास्ट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। जो कास्ट होता है ना वो आपका रेफर कर रहा था प्राइस जो एक्चुअली आप पे कर रहे होते हैं किसी भी एसेट्स को खरीदते वक्त, जो एक्चुअली आप कीमत पे करते हैं कोई भी एसेट्स परचेज करते वक्त, उसे हम कह रहे होते हैं कास्ट। ठीक हो गया। अब उस जो एसेट्स जो है उसका कुछ हिस्सा जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ हिस्सा उसका जो हम कंज्यूम कर लेते हैं वो हमारा एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। मिसाल के तौर पर आपने एक बाइक परचेज की थी। अब बाइक जो है वो आपने 50,000 की आपने परचेज जब की तो 50,000 जो है उसकी कास्ट है। अब 50,000 में से वो आपने एक महीना बाइक इस्तेमाल की। अब एक महीना जाहिर है उसकी कुछ कीमत कम हुई क्योंकि वो आपने इस्तेमाल की है बाइक। अब वो जो इस्तेमाल शुदा कीमत जो कम हुई है वो आपका क्या कहलाएंगे, एक्सपेंस कहलाएंगे। ये एसेट्स का वो हिस्सा होता है जिसे हम कंज्यूम कर लेते हैं, वो एक्सपेंस बन जाता है हमारा। क्लियर है? ठीक, मतलब जो डेप्रिसिएशन वगैरह उसमें से हो जाएगी तो। हाँ हाँ, वो आप किसी को भी ले लें। एक्सपेंस जो होते हैं हमारे ये ऑनगोइंग जो है वो एक्टिविटी होती है, लेकिन कॉस्ट जो है हमारा वो वन टाइम एक्टिविटी होती है। ठीक होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर जी एक ये पूछना था आपसे सर, मैं ना सनक्रॉप पेस्टिसाइड में प्राइवेट जॉब करता था इंटरनल ऑडिट में। तो सर उनका सीजन होता है पेस्टिसाइड का, ये तकरीबन मार्च से लेकर सर जी सितंबर तक होता था। तो सर वो सीजन में जब वो करते थे ना, उनके जो वेयर हाउसेज थे मुख्तलिफ हैदराबाद, सक्खर, गुजरांवाला इस साइड पे, वो जो सर प्रोडक्ट कॉटन होते थे ना, सीड्स के सर और फर्टिलाइजर के और स्प्रे के कॉटन के डब्बे होते, वो जो आउट ऑफ सीजन होते थे वो उसे सर उठा लेते थे वापस, मतलब है कि हेड ऑफिस बुलवा उठा के उसे रीशेप दोबारा रीप्रोसेस करके उसकी प्राइसिंग दोबारा करते थे सर। हाँ, वो मॉडिफाइड गुड्स थी ना। अब मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है न्यू प्रोडक्ट या मॉडिफाइड प्रोडक्ट। मॉडिफाइड प्रोडक्ट के लिए ज़ाहिर प्राइस नहीं रखनी है आपने। अच्छा सर, इसमें ये भी वो कर सकते जो ये वाला इम्प्लीमेंट हो सकते, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पहले वाली प्राइस और अब दोबारा वो हमेशा ने दोबारा वाली जो प्राइस होती थी उसमें काफी सारा इंक्रीज होता था सर। वो इंक्रीज के फैक्टर होते हैं कुछ। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन फैक्टर है आपका, ठीक है। दूसरा फैक्टर एक्सपेंस फैक्टर है कि जाहिर है अब उन्होंने दोबारा से प्रोडक्ट मंगवाई है, दोबारा से उसे वो रीशेप करेंगे, दोबारा से प्रोसेस में लेबर, जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। और उस पर ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं। फिर जाहिर है उन्हें प्राइस ज़्यादा रखनी पड़ जाती है। फिर जब नई प्रोडक्ट वो लेके आ रहे होते हैं ना मार्केट में सीजन में, फिर उसकी कीमत भी वो उससे ज़्यादा जी ही जी रखते हैं, हमेशा उससे कम कम कभी नहीं रखेंगे। सही से ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख दें।
सर जी ये असाइनमेंट ये तैयार आपने करनी है ना सुना है सर? मुझे भला? ये असाइनमेंट तैयार करनी है आप लोगों ने जरूर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसके ठीक हो आपने गया। नोट्स बनाने हैं। नोट्स के लिए लिंक मैं क्लियर वहाँ क्रिएट कर दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग अपलोड कर दीजिएगा काइंडली। ठीक हो गया। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट कोई। किसी और का अगर कोई सवाल है तो वो काइंडली पूछ सकता है। कोई भी इशू है वो भी डिस्कस कर सकता है। कोई जो है हमारे सिलेबस के हवाले से, कोई हमारे सब्जेक्ट के हवाले से, हमारी टीचिंग के हवाले से किसी का कोई इशू है तो वो भी आज पूछ सकता है हमसे। सर जी एक सवाल था, वो जो आपने रिस्क एंड रिटर्न वाला टॉपिक पढ़ाया था सर। सर जी उसमें ये वाले जो आपने एक दो ये सर कोएफिशिएंट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, बीटा हो गया, रिस्क एंड रिटर्न टॉपिक में सर जी इससे जरा वो, और कैपम हो गया। कैपम ये भी तो रिस्क एंड रिटर्न का पार्ट है ना? नहीं, वो रिस्क एंड कैपिटल रिटर्न एसेट का पार्ट प्राइसिंग नहीं है मॉडल। इतना। कैपिटल एसिड प्राइस कैपिंग मॉडल जो है ना, वो बीटा और वो सारे लाइन जो है वो एडिशनल पार्ट है इसका। रिस्क एंड रिटर्न का पार्ट वो एडिशनल पार्ट है। वो कभी भी, क्योंकि आपको जो दिया गया है वो जनरल टर्म में दिया गया है रिस्क एंड रिटर्न के, आपने रिस्क एंड रिटर्न को बेसिक के तौर पे पढ़ना है। अगर आप उसके फिर कैपिंग मॉडल की तरफ जाते हैं या आप उसकी मेजरमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो फिर वो बड़ा एडवांस जो है ना वो कोर्स है, बड़ा वो इतना एडवांस कोर्स है कि वो कॉर्पोरेट लेवल पे चला जाता है। फिर आपके जो पिछले जो कंसेप्ट हैं वो भी खत्म होंगे, वो भी साथ साथ अगली कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से उस तरफ ना जाएं। तो ठीक इतना इंशाल्लाह ताला सर जो वो मैं सब्जेक्ट आपका जो फाइनेंस का सब्जेक्ट है ना, इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि आपका सवाल कोई भी फाइनेंस का जो आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ाई गई है इससे बाहर इंशाल्लाह ताला जी नहीं सर आएगा। इंशाल्लाह। नहीं वो सर मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं ना वो गिटमैन की बुक से पढ़ रहा था ना, रिस्क एंड रिटर्न के ये टॉपिक आए थे, तो इसलिए पूछ रहा था सर आपसे। नहीं, वो अभी जरूरत नहीं है उसकी पढ़ने की। अगर इसके ऊपर एट द एंड जो है ना, हमने जब ये वाइंड अप करना है तो फिर हमने इसको जी सर। जो जो हमने सब कुछ पढ़ाया ना इसे, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर एक आध टॉपिक हमें लगा कि इसमें इंक्लूड करना चाहिए तो वो बाद में हम इंशाल्लाह कर देंगे। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। चलें ठीक है, फिर आप लोग खुश रहें, सदा आबाद रहें और प्रिपरेशन आमीन। अपनी जारी रखें। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।